जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते बढ़िया होंगे और बिल्कुल ध्यान से हमारी क्लास को देख रहे होंगे। साथियों, आर्मी अग्निवीर ऑफिशियल वेबसाइट पर जो 46 प्रैक्टिस सेट लॉन्च किए गए थे, उनमें से हमने दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 11 करने वाले हैं। साथियों, आप सभी को बता दूं कि अनूप सिंघल साहब ने ये प्रैक्टिस सेट लॉन्च करवाए हैं और इन्हें प्रैक्टिस सेट से अधिकांश क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। डेली हम रोज एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करते हैं दोस्तों। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट रहने वाला है ये वाला। सबसे पहले दोस्तों जीके के 15 क्वेश्चन रहेंगे, फिर साइंस के 15 क्वेश्चन, मैथ्स के 15 क्वेश्चन, उसके बाद रीजनिंग करेंगे। दोस्तों, इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्लास को लाइक करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। चलिए बिना देरी के क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है 18वां G20 शिखर सम्मेलन 9 to 10 सितंबर 2023 के बीच में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। दोस्तों, कहां पर आयोजित किया गया था? आपसे स्थान पूछा है, तो इसका उत्तर रहने वाला नई दिल्ली। आप सभी को पता होगा दोस्तों, नई दिल्ली में भारत मंडपम, भारत मंडपम 18वां जो G20 शिखर सम्मेलन था वो भारत मंडपम के तहत हुआ था। और कहां पर आयोजित किया था दोस्तों? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यहाँ बोला गया है हाल ही में केंद्र सरकार ने एक नई केंद्र प्रायोजित योजना पीएम श्री स्कूल को मंजूरी दी है। पीएम श्री का क्या अर्थ है दोस्तों? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रिसेंटली 2 से 3 एग्जाम में ये क्वेश्चन मैं देख चुका हूँ, है ना। क्या बोला गया है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने एक नई केंद्र प्रायोजित योजना पीएम श्री को मंजूरी दी है। पीएम श्री का क्या अर्थ है दोस्तों? इसका आंसर रहने वाला आपका पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। क्या रहने वाला है? पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसको देखते हैं। भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति ने विंग्स ऑफ फायर पुस्तक लिखी थी? विंग्स ऑफ फायर किसकी रचना दोस्तों? तो ये मैं आपको बता दूं, विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है। किसकी है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। दोस्तों, प्रणब मुखर्जी भी हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि जो प्रणब मुखर्जी वो भी हमारे देश के राष्ट्रपति रहे। किंतु जो विंग्स ऑफ फायर कृति है ये किसकी है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। भारत सरकार के अनुसार वर्ष 2021-22 में कौन सा राज्य लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है? दोस्तों, लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका उत्तर रहने वाला ओडिशा। ओडिशा राज्य लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन को दोस्तों थोड़ा फास्ट करेंगे तभी आपका प्रैक्टिस सेट सोल्व होंगे। यानी कि दोस्तों आपके समय की मैं वैल्यू जानता हूँ। बहुत ही कम समय में दोस्तों हमको जो 46 प्रैक्टिस सेट है वो कंप्लीट करवाना है। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 11 पर आ गए और 30 मई के पहले पहले दोस्तों मैं आपके सारे प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 है 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? दोस्तों, किस भारतीय राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो इसका उत्तर रहने वाला है केरल। आप सभी को पता होगा कि आर्मी अग्निवीर की एग्जाम में केरल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने देखे थे कि केरल से क्या पूछा गया था दोस्तों? सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य भी कौन सा दोस्तों? केरल। यहाँ पर पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो इसका उत्तर रहने वाला केरल। यहाँ पर दोस्तों 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1084 है। यानी कि दोस्तों 1000 पुरुष है, 1000 क्या है? मेल है, और 1084 फीमेल है। तो इसी आधार पर हम बोल सकते हैं दोस्तों केरल का जो लिंगानुपात है वो सर्वाधिक है। यानी कि 84 अधिक है दोस्तों। यहाँ पर एवरेज भी निकाला जाए तो 1000 पुरुषों पर 84 महिलाएं ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। मंगल पांडे का नाम किस ऐतिहासिक घटना से जुड़ा है? दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इतिहास में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इतिहास सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, मॉडर्न इतिहास का, मंगल पांडे का। टाइम पे टिक कर लीजिएगा इसको। बोला गया है मंगल पांडे का नाम किस ऐतिहासिक घटना से जुड़ा है? भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों, ये गांधी जी का आंदोलन था। किसका था?
गांधी जी का। असहयोग आंदोलन, ये भी महात्मा गांधी जी का आंदोलन था दोस्तों। सिपाही विद्रोह, ये दोस्तों मंगल पांडे से जुड़ा हुआ विद्रोह है। कौन सा विद्रोह है? सिपाही विद्रोह। आप सभी को पता होगा बैरकपुर छावनी से इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी। मंगल पांडे ने दोस्तों जो गाय की चर्बी वाले कारतूस थे, चर्बी वाले कारतूस, उनको दोस्तों मुंह से निकालने से मना कर दिया था और एक अंग्रेज अधिकारी पर गोली चला दी थी। यहीं से दोस्तों सिपाही विद्रोह की शुरुआत हुई थी। मंगल पांडे ने यहाँ पर गोली चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। मोहम्मद शमी को किस खेल में उनके योगदान के लिए 2024 में अर्जुन पुरस्कार मिला? आपको पता ही होगा दोस्तों मोहम्मद शमी कौन सा खेल खेलते हैं, तो इसका उत्तर रहने वाला क्रिकेट। मोहम्मद शमी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? भारत के संविधान की विशेषता आपको फाइंड आउट करनी है। कौन सी है दोस्तों? केवल महिला को मताधिकार, गलत हो जाएगा। केवल पुरुष को मताधिकार, ये भी गलत हो जाएगा। सार्वभौमिक अवयस्क मताधिकार, जो अवयस्क है उनको मताधिकार प्राप्त है, ये भी दोस्तों गलत है। भारत के संविधान की क्या विशेषता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि दोस्तों जो भी व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, 18 वर्ष की आयु अगर उन्होंने पूरी कर ली है तो उनको मत देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 9। भारत सरकार में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री निम्नलिखित में से कौन है? दोस्तों स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है अभी वर्तमान में? तो वो है मनसुख एल मंडाविया। कौन है दोस्तों? मनसुख एल मंडाविया। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस तरह की वीडियो और पाने के लिए, क्योंकि दोस्तों हम बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट हमारे अंदर क्या आता है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो और कमेंट करते हो, तो इससे हमें और नए वीडियो बनाने की दोस्तों एक प्रेरणा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। भारत के किस राज्य में वैशाखी को एक प्रमुख त्योहार के रूप में मनाया जाता है? वैशाखी दोस्तों किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ये बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है दोस्तों वैशाखी। वैशाखी त्योहार किस राज्य का त्योहार है? आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर रहने वाला पंजाब। ये एक फसल उत्सव है दोस्तों। जब पंजाब में फसल को काटा जाता है तो वो कौन सा त्योहार मनाते हैं? वैशाखी, है ना। और एक वैशाख होता दोस्तों, वो आपको मैंने कल बताया था कि वो किससे जुड़ा हुआ है? बौद्ध धर्म के लोगों से। क्योंकि वैशाख के दिन ही क्या हुआ था? बौद्ध जो भगवान बुद्ध है उनका जन्म हुआ था। उसी के दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और निर्वाण भी उनका वैशाख के दिन ही होता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? व्योमेश चंद्र बनर्जी। आप सभी को पता होगा दोस्तों 1885 में ए ओ ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इसके दोस्तों पहले अध्यक्ष की बात करें तो वो कौन है? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और यहाँ पर बात कर लेते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी कौन है दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं। पहले मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें दोस्तों, तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन होंगे आपके? बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। भारत के संविधान की कौन सी विशेषता जन कल्याण को बढ़ावा देने और ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने के राज्य के प्रयास का उल्लेख करती है जो राष्ट्रीय जीवन के सभी पहलुओं में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को कायम रखने के लिए है? मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, कानून का शासन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कि संविधान में जन कल्याण को बढ़ावा देना। क्या है? जन कल्याण को बढ़ावा देना और ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना जो राष्ट्रीय जीवन के सभी पहलू हो, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को कायम रखने के लिए। तो वो आएगा दोस्तों आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। सर्जेंट निम्नलिखित में से किस भारतीय रक्षा बल द्वारा दी जाने वाली रैंक है? दोस्तों सर्जेंट किस भारतीय रक्षा बल की रैंक है? इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कल भी आया था, उसमें बोला गया था मार्शल। मार्शल किस भारतीय रक्षा बल की रैंक होती थी? तो हमारा उत्तर था भारतीय वायुसेना। और सर्जेंट भी दोस्तों भारतीय वायुसेना की ही रैंक है। भारतीय वायुसेना की रैंक है दोस्तों मार्शल और सर्जेंट। मार्शल और सर्जेंट दोस्तों भारतीय वायुसेना की क्या है? निम्नलिखित में भारतीय रक्षा बल द्वारा दी जाने वाली रैंक है। तो भारतीय
वायुसेना की रैंक कौन कौन सी है? एक तो मार्शल है और सर्जेंट है। दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन अग्निवीर के जो पुराने क्वेश्चन है दोस्तों 2022 से लेकर 24 तक उन सारी एग्जाम में पूछे गए। नेक्स्ट बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। कौन सा वेद सबसे पुराना माना जाता है? दोस्तों कौन सा वेद ऐसा है जिसको सबसे पुराना माना जाता है? तो हमने पढ़ा था ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। कौन सा वेद है दोस्तों? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। बात करते हैं दोस्तों सामवेद, ये संगीत से जुड़ा हुआ वेद है। सामवेद में किसका वर्णन है दोस्तों? संगीत का। तंत्र मंत्र भी दोस्तों इसी में होते हैं। यजुर्वेद यज्ञों से जुड़ा हुआ है दोस्तों। यजुर्वेद किससे जुड़ा हुआ है? यज्ञों से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय खान ब्यूरो की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार कौन सा राज्य मैग्नीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है? दोस्तों मैग्नीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है मध्य प्रदेश है। सबसे ज्यादा मैग्नीज का उत्पादन कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों जीके के ये सारे 15 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब हम साइंस का क्वेश्चन लेंगे। साइंस का पहला क्वेश्चन है, यदि एक बल्ब का विभवांतर 120 वोल्ट है। दोस्तों विभवांतर कितना दिया है यहाँ पर? विभवांतर आपका जो वोल्टेज है वो कितना दिया है? 120 वोल्ट। आगे क्या बोला गया है? उसमें 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। दोस्तों धारा कौन सी कितनी प्रवाहित की जाती है? धारा प्रवाहित की जाती है 0.5 एम्पियर। पूछा क्या गया है? तो बल्ब की शक्ति वॉट में कितनी होगी? दोस्तों शक्ति के बारे में पूछा गया है कि शक्ति क्या होगी। शक्ति पावर पी क्या होगी? तो इसका दोस्तों आसान सा फॉर्मूला होता है आपका P इज इक्वल टू V इंटू आई। V कितना दिया दोस्तों? 120 और I कितना दिया हमारा? 0.5। 120 का 0.5 में दोस्तों मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 12 पंजे 60 और एक जीरो पॉइंट है दोस्तों, तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, क्या आएगा आपका आंसर? 60, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17। रमेश एक 100 मीटर लंबे पुल में तैरता है। वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक और वापस उसी सीधे रास्ते पर तैरकर 40 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करता है। दोस्तों रमेश क्या करता है कि 100 मीटर लंबे पुल में तैरता है। वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाता है और वापस आता है। रास्ते में तैरकर 40 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करता है। रमेश का औसत वेग कितना है? दोस्तों औसत वेग कितना है? यहाँ पर हम देखते हैं कि एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाता है और वापस वहीं से लौट कर आता है। तो इसमें दोस्तों विस्थापन जो है वो जीरो रहता है। विस्थापन कितना रहता है? जीरो रहता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि औसत वेग कितना है, तो दोस्तों वेग भी कितना रहेगा? जीरो। वेग कितना रहेगा? जीरो। अगर यहाँ पर दोस्तों एवरेज स्पीड पूछ ली जाती तो उसका फॉर्मूला हम लगा देते डायरेक्ट, पर यहाँ पर विस्थापन दिया ही नहीं है तो हम क्या करेंगे? इसको जीरो मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक किसी पिंड के द्रव्यमान को मापने के लिए प्रयुक्त मात्रक नहीं है? दोस्तों कौन सा मात्रक ऐसा है जिसके द्वारा हम किसी पिंड का द्रव्यमान नहीं नाप सकते, यानी कि वजन नहीं नाप सकते? किलोग्राम। दोस्तों किलोग्राम वजन को नापने की इकाई है। ग्राम ये भी वजन को नापने की इकाई। मिलीग्राम ये भी वजन को नापने की इकाई है। तो कौन सी ऐसी दोस्तों मात्रक है जिसके द्वारा हम वजन नहीं नापते हैं? तो एम्पियर। एम्पियर के द्वारा दोस्तों हम करंट को मापते हैं, ना कि वजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। किसी पिंड पर लगने वाला बल फोर्स, बल के समान दिशा में पिंड के विस्थापन के संदर्भ में किसी पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्न में से किसके बराबर है? उत्तर रहने वाला दोस्तों F इंटू एस। आईएमपी क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ना, F इंटू एस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। पिघालने में निम्नांकित में से कौन सा परिवर्तन होता है? दोस्तों किसी भी चीज को पिघालते हैं तो कौन सा परिवर्तन होता है? मेल्टिंग करते किसी भी चीज को तो गैस से ठोस में बदल जाती है। गलत है दोस्तों, गैस को तो हम पिघाल ही नहीं सकते। ठोस द्रव में बदल जाता है, ये दोस्तों राइट रहेगा। पिघालने से जो ठोस वस्तु और द्रव में बदल सकती है। यानी कि दोस्तों एक बर्फ का टुकड़ा है, इसको दोस्तों हम पिघालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पानी बन जाएगा। यही आपसे पूछा गया है कि पिघालने पर कौन सा परिवर्तन होता है, तो ठोस चीजें द्रव में बदल जाती है। गैस द्रव में बदल जाती है, ये भी गलत है।
द्रव ठोस में बदल जाता है, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्जिलिक अम्ल के लवण होते हैं। दोस्तों किसके लवण होते हैं? साबुन जो होते हैं वो सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। किसके लवण होते हैं? सोडियम एवं पोटेशियम के। क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे। निम्नलिखित में से किस गुण के कारण स्कूल की घंटियां धातुओं से बनी होती है? दोस्तों स्कूल की घंटियों में कौन सा गुण पाया जाता है? आपको मैंने बताया था कि जब बचपन में हम स्कूल जाते तो एक घंटी आती थी, उसको दोस्तों एक हथौड़े से या पत्थर से हम पीटते थे, टन 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 बोलती थी वो। तो कौन सा गुण होता था उसमें? श्रवणीयता। सोनार्स बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। कौन सा गुण होता है दोस्तों? श्रवणीयता, श्रवण योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23। तापमान बढ़ने पर जल के अणुओं की गति बढ़ती है, कम हो जाती है, रुक जाती है, अप्रभावित रहती है? दोस्तों जैसे जैसे तापमान बनेगा, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, ये जल के अणु है दोस्तों, इनकी काइनेटिक एनर्जी दोस्तों बढ़ती जाएगी। क्या होगा दोस्तों? इनकी गति जो है वो बढ़ती जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। जैसे जैसे दोस्तों आप जल को गर्म करोगे, उसके जो अणु है उनके बीच की गति दोस्तों बढ़ती जाएगी। यानी कि आपने देखा होगा बुलबुले जो है वो बहुत फास्ट, बहुत तेजी से मूवमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन स्रावित करती है? दोस्तों कौन सी ग्रंथि हार्मोन का स्त्रावन करती है? उत्तर रहने वाला पीयूष ग्रंथि। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है दोस्तों, पीयूष ग्रंथि, इसी को मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मास्टर ग्रंथि। और यही ग्रंथि दोस्तों हार्मोन को स्रावित करता है। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है वृद्धि हार्मोन को स्रावित करती? तो उत्तर रहने वाला आपका पीयूष ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों कौन सा कथन यहाँ पर सही है? पहला दिया गया है प्ररोह प्रकाश के विपरीत मुड़कर प्रतिक्रिया करता है। बिल्कुल गलत है दोस्तों, प्ररोह प्रकाश के विपरीत मुड़कर प्रतिक्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जड़ प्रकाश की ओर मुड़कर प्रतिक्रिया करती है। ये भी गलत है दोस्तों, पत्तियां प्रकाश की ओर मुड़ जाती है। सूरजमुखी का जो फूल और पत्तियां, इसका और मान सकते हैं। मटर के प्रतान गुरुत्वाकर्षण के प्रति संवेदनशील होते हैं। ये दोस्तों मटर के प्रतान जो गुरुत्वाकर्षण के प्रति संवेदनशील होते हैं, ये भी गलत है। मटर के प्रतान स्पर्श के प्रति संवेदनशील होते हैं। ये बिल्कुल राइट है दोस्तों, मटर के जो प्रतान है वो स्पर्श के प्रति संवेदनशील होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। निम्न में से किस पौधे में पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है? दोस्तों कायिक प्रवर्धन किस में पाया जाता है? तो इसका उत्तर रहने वाला आपका ब्रायोफाइलम। कायिक प्रवर्धन किस में पाया जाता है? बायोफाइलम में। क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन सा शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है? शरीर का दोस्तों मुख्य समन्वय केंद्र यानी कि आपका मुख्य संचार का केंद्र कौन सा हिस्सा दोस्तों? यहाँ पर बताया दोस्तों मस्तिष्क, ये हमारे समन्वय का मुख्य केंद्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से कौन सा कोशिकांग दो झिल्लियों से ढका होता है? दो झिल्लियों से ढका हुआ कोशिकांग कौन सा है? तो इसका उत्तर रहने वाला है माइट्रोकांड्रिया। माइट्रोकांड्रिया एक ऐसा कोशिकांग है दोस्तों जो दो झिल्लियों से ढका होता है। इसको हम दोस्तों पावर हाउस भी बोलते हैं। कोशिका का पावर हाउस कौन होता है? माइट्रोकांड्रिया। शक्ति ग्रह या ऊर्जा ग्रह भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 29। पौधों के वायवीय भागों से वाष्प के रूप में जल का हंस क्या कहलाता है? दोस्तों पौधों के वायवीय भागों से वाष्प का हंस यानी कि ये पौधा है, इसकी पत्तियां दोस्तों, इन पत्तियों में से जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनमें से दोस्तों वाष्प के रूप में जल का हंस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन। क्या बोलते हैं दोस्तों? वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30। गलत कथनों को पहचाने। ऐसे अनेक पौधे जिनमें जड़, तना और पत्तियां जैसे भाग उपयुक्त परिस्थितियों में नए पौधे विकसित करते हैं। ऐसे अनेक पौधे जिनमें जड़, तना और पत्तियां जैसे भाग उपयुक्त परिस्थितियों में नए पौधे विकसित करते, बिल्कुल सही है दोस्तों। कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधे बीज से उगाए गए पौधों की तुलना में देर से पुष्प और फल दे सकते हैं। ये गलत है दोस्तों, यहीं पर आपको गलत को छांटना था, ये हमारा उत्तर रह जाएगा। क्या बोला गया है कि गलत को छांटना? दोस्तों इसमें क्या दिया गया है कि कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधे बीज से उगाए गए पौधों की तुलना में देर से पुष्प और फल देते हैं। ये दोस्तों गलत होगा,
जो कायिक प्रबंधन में पौधे उगाए जाते हैं वो बीज से उगाए पौधों की तुलना में दोस्तों जल्दी फल देते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया है कि देरी से फल देते हैं, देर से पुष्प और फल देते हैं, जो कि सरासर गलत है। यहाँ पर अगर ऐसा रहता दोस्तों जल्दी फल देते हैं तो ये राइट रहता, जल्दी फल देते हैं रहता तो राइट रहता है ना। क्योंकि दोस्तों जिन पौधों को हम कायिक प्रवर्धन से उगाते हैं वो जल्दी फल देते हैं बीजों की तुलना में, यानी कि बीज से बोया हुआ फल दोस्तों ज्यादा समय लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तीसरा पॉइंट है, कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि उत्पादित सभी पौधे आनुवंशिक रूप से मूल पौधे के समान होते हैं और उनमें इसकी सभी विशेषताएं होती है। ये भी दोस्तों सही है। गलत कौन सा आपका? सेकेंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ से दोस्तों आपका मैथ से शुरू होता है। एक चीज आपने देखी होगी दोस्तों, जिन शिफ्ट में साइंस का लेवल थोड़ा सा हार्ड होता है वहां पर मैथ्स का लेवल लो कर दिया जाता है, जहां पर मैथ्स का लेवल हार्ड होता है वहां पर साइंस का लेवल लो कर दिया जाता है। मतलब दोस्तों मैथ्स अगर कठिन पूछा जाएगा तो साइंस को सरल कर देंगे, साइंस सरल पूछा जाएगा तो मैथ्स को कठिन कर देंगे। ये पैटर्न दोस्तों अभी तक के प्रैक्टिस सेट में देखने को मिला है और रिपीटेड क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, है ना। चलिए मैथ्स वाला सवाल करते हैं। सबसे पहले औसत का सवाल है दोस्तों, एवरेज का। एवरेज का दोस्तों एक सवाल हर शिफ्ट में देखा गया है। 55055 का औसत क्या होगा दोस्तों? इन सभी को जोड़ लो। 55055 कितना हुआ? 5 5 10 15 और 20। सारी संख्याएं कितनी है दोस्तों? 1 2 3 4 5। 20/5 लिख लो। यानी कि दोस्तों संख्याओं का योग अपॉन में संख्याएं। 5 एकम 5, 5 चौका 20, तो इनका एवरेज क्या रहने वाला है? 4। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। 16 का वर्गमूल कितना है दोस्तों? 16 का वर्गमूल पूछा गया, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यानी कि दोस्तों इनमें से कौन सी संख्या है जिसमें उसी का गुणा करने पर 16 आता है? 2 × 2 करो दोस्तों, 4 आएगा। गलत हो जाएगा। 4 × 4 करने पर 16 आता है। यही आपसे प्रश्न पूछा गया है कि 16 का वर्गमूल कितना दोस्तों? तो उत्तर रहने वाला 4, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33 करेंगे। 12 - 17 + 23 का सरलीकृत मान कितना होगा दोस्तों? जो अग्निवीर की परीक्षा है वो बच्चों की परीक्षा है, मेरे नजर में बच्चों की परीक्षा है। यहाँ का लेवल देखकर दोस्तों लगता नहीं है कि कोई बड़े लेवल का एग्जाम है। क्या पूछा गया? 12 - 17 + 23, इसका मान कितना होगा? प्लस प्लस वाली संख्या को पहले जोड़ लो दोस्तों, 12 और 23 को जोड़ लो, -17 कर दो। इनको जोड़ लो दोस्तों, 3 2 5 2 1 3, 35। 35 में 17 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों? 15 में 7 जाएगा 8, 3 में 2 जाएगा 18। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आया समझ? बिल्कुल बच्चों वाले स्टाइल में करके दिखा दोस्तों। 12 और 23 को जोड़ोगे कितना बनेगा आपका? 35, और उसमें 17 को माइनस करोगे तो 18 बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34। सबसे बड़ी एक अंक वाली संख्या। तालियां हो जाए इस क्वेश्चन के लिए। क्या बोला गया है? सबसे बड़ी एक अंक वाली संख्या कौन सी है? ये तो दोस्तों फर्स्ट क्लास वाला बच्चा भी बता देगा। एक अंक वाली सबसे बड़ी संख्या 9 होती है, क्योंकि 10 जो होती है वो 2 अंकों वाली संख्या हो जाती है। 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 10। ये दोस्तों 2 अंकों वाली, हो सकता है ये भी पूछ लिया जाए सबसे छोटी संख्या। ये कल के सेट में पूछा था 2 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, तो 2 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या हमने 99 की थी। आज हमसे पूछ लिया कि एक अंक वाली सबसे बड़ी संख्या, तो क्यों ना दोस्तों अगले सेट में ये पूछ लिया जाए कि 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। 50 लीटर का 20% कितना होगा? क्वेश्चन है 50 लीटर का 20%। परसेंट निकालने के लिए दोस्तों बटे में 100 लिखते हैं। अब क्या करना है? ये जीरो और ये जीरो, इनसे 2 जीरो हमने काट दी। 5 दूना 10, कितना हो जाएगा दोस्तों? 10, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। आया समझ में? अगला क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 36। 48 और 60 का अनुपात किन न्यूनतम पदों को लिखा जा सकता है? 48 और 60 दोस्तों, इनको काटोगे तो क्या प्राप्त हो?
48 और 60 को काटोगे तो क्या प्राप्त होगा? बिल्कुल आसान मेथड में बता दो दोस्तों। दो से काट देता हूँ क्योंकि लास्ट में 0 2 4 से 8 है ना। दो दूना 4, दो चौका 8, दो तिया 6 0, अभी भी दोस्तों कटेगा ही। दो एकम दो, दो दूना 4, दो एकम दो, दो पंजे 10, 12 15। दिख रहा है दोस्तों? नहीं दिख रहा है। फिर 3 से काटेंगे दोस्तों क्योंकि दो का रूल काम नहीं कर रहा। 3 चौक 12, तीन पंजे 15, 4:5। किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। आप चाहते तो दोस्तों इसको डायरेक्ट भी काट सकते थे। 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, है ना। पर समझाने के लिए इतना सारा करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37। इसमें क्या बोला गया है? 2100 रुपए पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 525 का ब्याज मिलेगा? दोस्तों आपको ये वाले क्वेश्चन तो दिखे होंगे, हर सेट में पूछे गए। कभी क्या बोला जाता है कि समय निकालिए, कभी बोला जाता है मूलधन निकालिए, कभी बोला जाता है दर निकालिए, कभी बोला जाता है साधारण ब्याज। सबके लिए एक ही फॉर्मूला होता है, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। जो दोस्तों आपसे पूछा जाए उसको यहाँ पर फाइंड करना होता है। अब क्या क्या दे रखा है? 2100 रुपये आपका मूलधन है दोस्तों, 2100 रुपये मूलधन है। तो मूलधन P हम कितना लिख देंगे? 2100 रुपये। दर कितनी दे रखी है दोस्तों? 5% वार्षिक साधारण ब्याज की, तो 5/100। आगे क्या बोला गया है? कितने वर्षों में 525 का ब्याज मिलेगा? दोस्तों क्या निकालना हमको? समय। समय को टी या एन से दर्शाते हैं ना। कितना ब्याज मिलेगा? 525 रुपए का। 525 का ब्याज मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना है, वही काटा पीटी लगानी है। ये दो जीरो से ये दो जीरो काट देना है दोस्तों, इधर नहीं काटना है ना, ध्यान रखना आप। अब क्या करना है? 5 एकम 5, 5 एकम 5 और पच्चम 25। 5 से कितनी बार में गया दोस्तों? 105 बार में। 21 एकम 21, 21 पंजे 105, यानी कि दोस्तों 5 वर्ष आपका उत्तर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। एक आयत में कितने विकर्ण होते हैं? दोस्तों आयत में विकर्णों की संख्या कितनी होती है? ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके पहले वाले में आ गया है। आयत में कितने विकर्ण होते हैं? पहले तो मैं आपको आयत बना दूं जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, उसको क्या बोलते हैं? हम आयत बोलते हैं। थोड़ा सा दोस्तों चित्र मेरे से सही नहीं बना है, एडजस्ट कर लेना है। आयत में कितने विकर्ण होते हैं? दोस्तों आयत हो चाहे वर्ग हो, इसमें कितने विकर्ण होते हैं? एक तो ये विकर्ण रहता है और एक ये विकर्ण रहता है। तो आयत और वर्ग में दोस्तों हमेशा कितने विकर्ण होते हैं? दो विकर्ण होते हैं। फोन क्यों लगा रहे हो? नेक्स्ट बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 39 करेंगे। प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है? प्रथम 5 प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो पहले तो हमको प्रथम 5 प्राकृतिक विषम संख्याएं फाइंड कर लेनी है। प्रथम 5 प्राकृतिक विषम संख्या कौन सी दोस्तों? 1 3 5 7 9। 1 2 3 4 5, ये हमारी प्रथम 5 प्राकृतिक विषम संख्या है दोस्तों। अब इनका औसत आपसे पूछा गया है। क्या बोला गया है? तो यार बार दोस्तों क्वेश्चन देखो, प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्या का औसत आपको फाइंड करना है। आवाज आ रही है? हेलो? ठीक। प्रथम 5 प्राकृतिक विषम संख्या का औसत फाइंड करना है। 1 3 5 7 9, ये हमारे प्रथम 5 प्राकृतिक विषम संख्या है। इनको आपस में जोड़ेंगे दोस्तों। 1 3 4 हुआ, 4 5 9, 9 और 7 कितना हुआ आपका? 9 2 11, 11 और 5 16, 16 और 9 कितना हुआ दोस्तों? 25। और कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5, 5 एकम 5 पच्चम 25। क्या उत्तर रहने वाला हमारा? ऑप्शन नंबर बी 5। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 करेंगे।
यदि 123/x बराबर 3 है, 123/x का मान, 123/x बराबर कितना है? 3 है। तो x का मान आपको फाइंड करना है। 123/x बराबर कितना आपका? 3 है। आपको x का मान फाइंड करना है। उसको x का मान कैसे फाइंड करते हैं हम? ऊपर वाली संख्याओं को भाग दे देंगे। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 एकम 3, क्या आएगा दोस्तों x का मान? 41। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सवाल आपको समझ में आ रहे हैं? बिल्कुल बेसिक लेवल के सवाल है और इसी तरह के सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी कि हम 46 प्रैक्टिस सेट जब कंप्लीट कर लेंगे तो आपको दोस्तों पूरा पेपर का एक विश्लेषण पता चल जाएगा, पेपर कैसा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41। 40 चॉकलेट में से 40% का उपभोग कर लिया जाता है। 40 चॉकलेट है दोस्तों, 40 चॉकलेट है, उनमें से 40% का उपभोग कर लिया जाता है। बची हुई चॉकलेटों की संख्या आपको बतानी है। बची हुई चॉकलेट कितनी है दोस्तों? 40% तो आपने उपभोग कर लिए, खा ली है ना? 40% चॉकलेट आपने किसी पार्टी में खा ली, तो अब बचे कितनी है? 60%। वही आपको बताना दोस्तों। ये दो जीरो से दो जीरो को कैंसिल किया, 4×6 = 24। आया समझ में? समझ में आया? क्या बोला गया है कि 40 चॉकलेट है, उनमें से 40% का उपभोग कर लिया, यानी कि आपने 40% चॉकलेट खा ली। तो 100 में से 40% आपने खा लिया, 100% में 40% खा लिया, बचा कितना? 60%। तो वही आपको बताना कि 40 का 60% कितना होता है? 24। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42। इसमें बोला गया कनु और तनु, दो लड़कियां हैं, कनु है और तनु है, के बीच क्रमशः 2:3 के अनुपात में 10 चॉकलेट बांटी जा रही है। कनु और तनु, इनके बीच में दोस्तों 2:3 के अनुपात में 10 चॉकलेट बांटी जा रही है। तन्नु को कितनी चॉकलेट मिलेगी? तनु का पूछा गया दोस्तों। पहले तो इन दोनों का संयुक्त हिस्सा कितना है? 2 और 3 मिलाकर 5, और 5 का मान कितना दे रखा है? 10 चॉकलेट। 5 का मान कितना दे रखा है दोस्तों? 10 चॉकलेट। बोला गया है तनु को कितना मिलेगा। तो पहले दोस्तों हमको क्या फाइंड करना है? 5×5, 5×2 = 10। यानी कि दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं कि तनु और कनु, इनको 5 हिस्सों में बांटा गया है, 5 हिस्सों में 10 चॉकलेट को बांटनी दोस्तों, तो कितना आएगा आपका? एक हिस्से का मान 2 चॉकलेट, एक हिस्से का मान कितना आएगा दोस्तों? 2 चॉकलेट। अब बोला गया है कि तनु को कितनी चॉकलेट मिलेगी, तो तनु का हिस्सा कितना दोस्तों? तनु आपके सेकंड नंबर पे, तनु का हिस्सा 3 है, तो 3×2 करेंगे दोस्तों, 6 आएगा। तनु को कितनी चॉकलेट मिलेगी? 6। वहीं यदि आपसे पूछ जाता दोस्तों कनु को कितनी चॉकलेट मिलेगी, तो हम क्या करते दोस्तों? कनु का हिस्सा कितना है? 2। 2 इंटू क्या करते हैं हम दोस्तों? 2 करते हैं, तो कितना आता है हमारा? 4। है ना? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं दोस्तों, आईएमपी क्वेश्चन, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43। एक एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। एक कार्य दोस्तों जिसे ए 15 दिनों में पूरा कर लेता है, ए द्वारा 3 दिनों में कितना कार्य पूरा किया जाएगा? दोस्तों एक कार्य है जिसको ए 15 दिनों में पूरा कर लेता है, ए द्वारा 3 दिनों में कितना कार्य किया जाएगा? दोस्तों 3 दिनों में 3/15 कार्य किया जाएगा। इसको सरल करेंगे, 3×3, 3×5 = 15, 1/5। बहुत सरल उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 44 करेंगे। एक संख्या का 5वां भाग 4 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या जिसका 5वां भाग क्या दोस्तों? 4 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या है जिसका 5वां भाग 4 है, संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों, 3 मल्टीप्लाई कर दो, 5×20 हो जाएगा। इससे सरल क्वेश्चन और क्या ही बनेंगे एग्जाम। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 मैथ्स का लास्ट क्वेश्चन है। उस आयत का परिमाप कितना होगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई हम्म
हेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ पर क्या दिया गया, उस आयत का परिमाप कितना होगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 6 मीटर और 4 मीटर है। दोस्तों आयत का परिमाप आपसे पूछा गया है। परिमाप का फॉर्मूला होता है हमारा 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई। अब दोस्तों लंबाई कितनी दे रखी है 6 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 4 मीटर। यहाँ पर इनका मान रख देंगे 2 इंटू 6 प्लस 4। दोस्तों कितना हो जाएगा ये 2 इंटू 10, 2 धाम 20। कितना आ जाएगा परिमाप दोस्तों 20, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ये थे दोस्तों मैथ्स के 15 क्वेश्चन। अग्निवीर एग्जाम में दोस्तों जो क्वेश्चन आ रहे हैं पीवाईक्यू क्वेश्चन, वो ही मैं आपको करवा रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन में हेर फेर नहीं है दोस्तों, है ना। बिल्कुल इसी लेवल के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 46। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें नीचे दिए गए शब्दों को वही सही क्रम प्रदर्शित किया जाए जिसमें कि अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। दोस्तों अंग्रेजी शब्दकोश क्या होता है आपका A to Z, A to Z, ये अंग्रेजी शब्दकोश होता है ना। तो इनको दोस्तों इसी क्रम में जमाना है। सबसे पहले क्या आता है, बी आता है। बी के बाद में क्या आता है दोस्तों, डी आता है। तो 3 2 की ऑप्शन में दोस्तों 3 2 3 2 2 3 2 3, 2 3 वाले तो दोस्तों क्रॉस हो जाएंगे यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी हो सकता है, डी हो सकता है। अब आगे क्या आएगा, जी आएगा। 3 2 1, दोस्तों 3 2 1 का क्रम कहां पर दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी में। आपको कुल मिलाकर क्या करना है कि अल्फाबेटिकल क्रम में इनको जमाना है A to Z। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 देखो, इसमें क्या दे रखा है, एक पार्क में प्रवेश करने के लिए 23 व्यक्ति पंक्ति में खड़े हैं। निशा पंक्ति के पिछले सिरे से 9वें स्थान पर है। और दे रखा है कि पंक्ति में उसके आगे कितने व्यक्ति खड़े। दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा जाए कि टोटल कितने 23 व्यक्ति है, टोटल व्यक्ति कितने हैं 23। निशा पंक्ति के पिछले सिरे से 9वें स्थान पर है, पंक्ति में उसके आगे कितने व्यक्ति है दोस्तों 23 + 1 आपको करना है और निशा की पोजीशन आपको घटा देनी है। आपका उत्तर आएगा कि पंक्ति में उसके आगे कितने व्यक्ति खड़े हैं। 23 और 1 दोस्तों 24 होता है। 24 में से 9 अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा उत्तर, 24 में से 9 जाएगा तो 15। ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 करेंगे। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन कीजिए जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नांकित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित करेगा। दोस्तों प्लेस वैल्यू आपको कंटेस्ट कर लेनी है। प्लेस वैल्यू के बिना दोस्तों ये क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। ओ की प्लेस वैल्यू कितनी है 15, एम की 13, एल की 12, जे की 10, आई की 9। यानी क्या हो रहा दोस्तों 15 से 13, 15 से 13 आ रहा है। 15 से 13 आ रहा है तो क्या हो रहा है दोस्तों -2। फिर 13 से 12 यानी कि -1। फिर दोस्तों 12 से 10 -2 और 10 से 9 -1। अब दोस्तों -2 करना है। तो आई में से 2 घटाओगे दोस्तों तो क्या आएगा आपका 7 नंबर की पोजीशन पे क्या आता है जी। ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 49 करेंगे। एक निश्चित कोड भाषा में मोर को 3642 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। MORE, इसको क्या लिखा जाता है 3642। और RAC को इसको 4185 लिखा जाता है। RAC इसको क्या लिखा जाता है दोस्तों 4185। पूछा क्या है, उसी भाषा में आर के लिए संख्यात्मक कोड कौन सा होगा। दोस्तों आर का कोड आपसे पूछा है, आर का कोड क्या होगा। करते हैं दोस्तों, यहाँ पर MORE, यहाँ पर आर है और यहाँ पर भी आर है। आर दोस्तों दोनों में कॉमन है, बाकी एम नीचे नहीं है दोस्तों कहीं पर भी, ई भी नहीं है दोस्तों, ओ भी नहीं है। तो दोस्तों जो नंबर इन दोनों में समान होगा वही आर का कोड होगा। समान कौन सा दोस्तों 3 6 2, ऊपर नीचे 3 6 2 नहीं है। 4 यहाँ पर भी और 4 यहाँ पर भी है। तो 4 जो होगा दोस्तों वही आर का कोड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50।
निम्नांकित श्रृंखला का अध्ययन कीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। सभी संख्याएं केवल एक अंक वाली संख्या है, निम्न में से कौन सी संख्या उक्तांकित श्रृंखला में बाएं सिरे से 8वें स्थान पर है? दोस्तों 8वीं संख्या गिन लो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका उत्तर है। बाएं सिरे से 8वीं संख्या पूछा, क्या होगी? 4। तो दोस्तों ये थे आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 11 के सारे क्वेश्चन। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए, और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को भी दोस्तों सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।